हमने आपको लास्ट क्लास में दोस्त सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड, है ना, डबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से एंटी, सारे के सारे नाम बता दिए थे। और हमने शुरू किए थे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, है ना दोस्त। सिस आइसोमर की डेफिनेशन हमने बताई थी। इफ टू सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, द आइसोमर फॉर्म्ड इज नोन एज सिस आइसोमर। और if two similar groups are on the opposite side around an unsaturation, the isomer is known as trans isomer। ठीक है ना, लिखिए compare following properties, compare following properties, लिखो compare following properties, compare following properties between cis and trans 2-butene, compare following properties between cis 2-butene and trans 2-butene, compare following properties between cis 2-butene and trans 2-butene, compare following properties between cis 2-butene and trans 2-butene। ठीक है दोस्त, cis 2-butene and trans 2-butene। ठीक है भैया। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कोई बोले कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन लिखो जरा। नंबर वन लिखिए बॉइलिंग पॉइंट। नंबर वन लिखो, क्या लिखा भैया आपने? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कंपेयर करना है। नंबर टू लिखिए पोलैरिटी। नंबर टू लिखिए आप लोग पोलैरिटी। नंबर थ्री डाइपोल मोमेंट। एक एक करके सब अभी कंपेयर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है भैया? नेक्स्ट वाला लिखिए वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी। वोलेटाइल नेचर या कैपेबिलिटी बोलते हैं इसको, वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी या कैपेबिलिटी, एस्केप करने की टेंडेंसी, वोलेटाइल होने की टेंडेंसी, है ना दोस्त। नेक्स्ट वाला वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये भी कंपेयर करना है किसका ज्यादा होगा, सिस टू ब्यूटेन ट्रांस टू ब्यूटेन में। नेक्स्ट वाला लिखो सर। अभी तक आपने क्या कराया? अबे ये कौन है बीच में? तुम साले लेट आओगे, तुम्हें बताने के लिए बैठे हैं क्या? क्या पढ़ाया? भी नहीं आता ग्रुप में सर। फालतू बीच में नहीं बोला करो, कभी भी आते ज्वाइन करते हो। जिसको चिंता होती पहले आके ज्वाइन कर लेता है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाली बैठा है क्या? कभी भी ज्वाइन कर रहे हो, क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है। फालतू दोबारा ऐसे क्वेश्चन ना पूछना, हर क्लास में तुम्हारा कुछ ना कुछ ड्रामा शुरू होता है। जिसको अबे होती है जरूरत वो आके पहले ज्वाइन कर लेता है। तुम्हें कोई इन्विटेशन देगा क्या अलग से आके? वेपर प्रेशर, ठीक है दोस्त, बीच में आने डिस्टर्ब करते हैं आके। पढ़ने लिखने का मन करता नहीं लोगों का, सालों का आएंगे कभी भी हाँ क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है। वेपर प्रेशर। नेक्स्ट वाला लिखो मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फ्लो रहता है, ये लोग आके डिस्टर्ब कर देते हैं, नहीं पढ़ने वाले टाइम से आ जाते हैं अपने आप। और बच्चे बेवकूफ है जो 4 बजे से ही 6 बजे से ही ज्वाइन कर लेते हैं। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वाला देखिए, 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन होगा। फिर नेक्स्ट वाला देखिए स्टेबिलिटी के बाद रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी 10th पॉइंट आप लोग देखिए, स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आपको कंपेयर करनी है। रिएक्टिविटी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है दोस्त। स्टेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट वाला 11th वाला मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और 12th वाला, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें कंपेयर करने हैं, है ना दोस्त। 12th वाला पॉइंट आप लोग कंपेयर करो। 12th वाला पॉइंट क्या है भैया? लिखिए आप लोग, लिखिए जरा, बड़ा सा पॉइंट है, हम क्या लिखे उसमें। 12th वाले पॉइंट पर तुमको लिखना है, जल्दी आ यार। solubility in polar organic solvent, solubility in polar organic solvent,
solubility in polar organic solvent. Solubility in polar organic solvent. Polar organic solvent. किसमें कंपेयर करना है? हमने सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन में बोला है। सिस टू ब्यूटीन होता क्या है दोस्त? कल ही तो बताया था तुम लोगों को, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, सुनो तो, सिस टू ब्यूटीन। अच्छा एक बात बताओ, ये कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें अगर आपने एक तरफ लिखा है CH3, तो इसी के 120 डिग्री पे क्या आएगा? H आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। यहाँ भी अगर तुमने लिखा है CH3, तो यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा। इसको क्या बोलोगे? सिस आइसोमर बोलोगे, या सिस आइसोमर भी बोल सकते हो, या इसका नाम हो सकता है सिस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन, ठीक है दोस्त। और दूसरा वाला क्या लिखोगे? ट्रांस टू ब्यूटीन। तो सी डबल बॉन्ड सी, और ये CH3 इधर कर दोगे, CH3 इधर कर दोगे। कल ही तो बताए हुए हैं, अब इसके बाद फिर से बताना पड़ेगा सिस या ट्रांस क्या। इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर में आप क्या कहोगे? ट्रांस टू ब्यूटीन बोलोगे, या तो ट्रांस आइसोमर बोलोगे, या तो ट्रांस टू ब्यूटीन बोलोगे। ठीक है भैया, हमने ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कंपेयर करने को बोला है। अच्छा देखो, आइसोमर जो होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, सब कुछ सेम दिख रहा है। अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर मास है, सेम अनसैचुरेशन है, प्लेनर भी है ये सारे के सारे, कार्बन कार्बन प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स का, मिथाइल मिथाइल का अरेंजमेंट या HH का अरेंजमेंट, अनसैचुरेशन के अराउंड डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स या एलिमेंट्स है, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम प्रॉपर्टीज कंपेयर करने जा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किससे ज्यादा है किससे कम है। आइसोमर है तो पक्का प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या है वही तो पूछना चाह रहे हैं। 12 डिफरेंसेस पूछे हमने आपसे, 12 डिफरेंसेस बता लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ आइसोमर यही होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन होते हैं, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और ग्रुप्स अराउंड अनसैचुरेशन। ठीक है भैया, जल्दी करो, ये कॉपी कर लो। कर लिए? चलो हम हिंट करते हैं, इधर देखो, सिस आइसोमर जो लिखा हुआ है, मेरे दोस्त एक बात बताओ, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी अगर आप देखोगे तो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा वो? इलेक्ट्रॉन भेजता है? नहीं भेजेगा। H का तो कोई इफेक्ट होता नहीं, और दूसरे वाले मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है? अरे प्लस आई तो होता है, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इन दोनों के प्लस आई इफेक्ट है, H के कोई इफेक्ट होते नहीं। तो दोस्त अगर ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो एक तरह से अगर आप देखोगे इनका रिजल्टेंट क्या ये रिजल्टेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल आ रहा है? बताओ। और ये 60 डिग्री के एंगल पे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा सिर्फ। कंपोनेंट समझते हो भैया? ये दो मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट वाले वेक्टर्स आ रहे हैं, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट पे 60 डिग्री पे आ रहे हैं ना दोनों, और इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो ये पोलर हुआ कि नहीं हुआ? सिस टू ब्यूटीन। तो सिस टू ब्यूटीन क्या होगा? पोलर होगा। पोलर होगा इसका मतलब म्यू, इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू आएगी। बताओ, ये पोलर है सिस टू ब्यूटीन, डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। ट्रांस टू ब्यूटीन में अगर आप आओगे तो बोलोगे सी डबल बॉन्ड सी लिखा है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, दोनों 180 पे है, H और H का तो कोई इंडक्टिव होता नहीं, तो मिथाइल इधर से भेजेगा और ये इधर से भेजेगा, तो जैसे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे एक डायरेक्शन से अप्लाई हो रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू जीरो आएगी, तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर हो जाएगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है नॉन पोलर है, और ये क्या है? म्यू की वैल्यू जीरो। पहले तो ये दो पॉइंट लिख लो, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये 180 डिग्री पे दोनों मिथाइल मिथाइल आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन जो होगा टेंड करने की इसकी टेंडेंसी वो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे में। ठीक है, और सिस वाले में क्या होगा? ऐड अप हो जाएगी, ऐड होने की वजह से ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर किधर बनेगा? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनेगा, तो हम लोग बोल देंगे सिस टू ब्यूटीन में पोलैरिटी है, अब पोलैरिटी है म्यू की वैल्यू नॉन जीरो, ट्रांस टू ब्यूटीन में नॉन पोलर है और म्यू की वैल्यू जीरो। अगर ये समझ जाओगे सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन के बारे में, तो जो अभी सारे क्वेश्चंस हमने ये 12 क्वेश्चंस पूछे हैं, रादर 12 डिफरेंसेस बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन वो बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाएंगे, तुम्हें कोई लगेगा ही नहीं कि ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। साफ साफ इनकी प्रॉपर्टीज में तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है कि सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन में ये दो प्रॉपर्टीज तो साफ साफ यहीं पे दिख रही है तुम्हें कि नॉन पोलर और म्यू की वैल्यू 0, और सिस टू ब्यूटीन में क्या आ रहा है, पोलर एंड म्यू की वैल्यू 0। सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन मतलब पता होना चाहिए ना, आइसोमर्स के बीच में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, सेम मॉलिक्यूलर मास भी होता है, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, लेकिन डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स, ग्रुप्स और एलिमेंट्स अराउंड अनसैचुरेशन ही रिस्पॉन्सिबल है इतनी सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस के लिए। समझ में आ रहा है दोस्त? तो एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? कौन पोलैरिटी किसकी ज्यादा है? 2 वाले में सिस की ज्यादा है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस, ऐसे लिखोगे, सिस वाले का ज्यादा है ग्रेटर देन ट्रांस, सिस का ज्यादा आएगा ट्रांस से। डायपोल मोमेंट सिस वाले का ज्यादा, अरे क्योंकि नॉन जीरो है, वो तो जीरो है, जीरो से ज्यादा ही होगा इसका। तो जो बी और सी है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये तो सेम आ रहा है, और दोनों ही सिस टू ब्यूटीन के ज्यादा है। पहले इतना ड्रॉ करो जल्दी से। तो कहाँ लिख रहे हो तुम? अरे ये बना है सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन, हाँ इसको बना लो, इसे वेक्टर वेक्टर दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अच्छा चलो, हो गया भैया, ये है दोस्त, क्लियर हो गया? सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन। अब एक बात बताओ दोस्त, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा है? हमने क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, देख लेना कि 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, जिन पे हम टिक करते जा रहे हैं, वो आप लोग आंसर लिखते जाना, ये ना पूछना बाद में कि ये नहीं हुआ, हम एक एक करके बता रहे हैं। अब सुनिए, ट्रांस का नहीं ज्यादा होगा। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, आयन आयन अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते थे, फिर आयन डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते थे, फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते थे, फिर इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते थे। अरे ये पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस कैसे लगते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो बिटवीन सिस टू ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, और बिटवीन ट्रांस टू ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस टू ब्यूटीन में ज्यादा लगेगा। अब रिवाइज करके आया कि नहीं आया? बताओ दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक ही तरीके चल रहे हैं। तीनों में सिस टू ब्यूटीन का ज्यादा होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन का कम होगा। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल का क्या मतलब होता है? बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं आता। ठीक है, आगे बताएं। अच्छा एक बात बताओ, वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा? ट्रांस वाले का ज्यादा, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं। एक एक का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, ये वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स आपस में ज्यादा लग रहा है इनमें, जब इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे से पहले। अच्छा, वोलेटाइल नेचर का मतलब है लिक्विड स्टेट में ले लो, मान लो 1 मोल सिस टू ब्यूटीन ले लिया, देखो तो इधर एक बीकर में 1 मोल सिस टू ब्यूटीन ले लिया, एक बीकर में 1 मोल ट्रांस टू ब्यूटीन ले लिया। स्केप करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। सिस टू ब्यूटीन वाला बोलेगा ऐसा है यार, हम आपस में अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो हम तो इजीली निकलेंगे नहीं। ट्रांस टू ब्यूटीन वाला बोलेगा हमारा किसी मॉलिक्यूल से कोई कनेक्शन नहीं है, हम इजीली स्केप कर जाएंगे। जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मोह माया टाइप से नहीं समझ रहे हो, बाकी मॉलिक्यूल से अपने में जुड़ा रहेगा, निकलेगा थोड़ी वो। तो वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है? ट्रांस वाले का ज्यादा है। समझ रहे हो भैया? ये समझ में आया कि हमने क्या बोल दिया? ऐसा उल्टा करके बोलेंगे, उल्टा मतलब बता तो दिया हमने, लेकिन ट्रांस वाले का ज्यादा है। ठीक है दोस्त, नहीं समझ रहे हो? अब ये सब ऐसे जिसमें बड़ा सा ये टिक बनाया था, ये सिस वाले का ज्यादा था, और ये वाला ट्रांस वाले का ज्यादा है। ठीक है दोस्त, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो गए इससे? मतलब हम आंसर बता रहे हैं। हाँ, ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया। 6 वाला, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जो इजीली निकल सकता है वेपर के फॉर्म में, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा अपनी। जो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ट्रांस वाले का ज्यादा होगा। तो ये भी ट्रांस वाले का ज्यादा हो गया। तो 5 और 6 में ट्रांस वाले का ज्यादा हो जाएगा। बाकी आपने ये समझ गए। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसकी ज्यादा होगी?
भैया जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो लिक्विड से वेपर में जाएगा ही नहीं या जाना ही नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब ज्यादा हीट तुम्हें देनी पड़ेगी। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि 1 मोल लिक्विड है उसको वेपर में तुम्हें कन्वर्ट करना है। तो जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे होंगे वो वेपर में रेजिस्ट करेंगे ना जाने के लिए। तो सिस टू ब्यूटीन में तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस को पहले तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा। मान लो 1 मोल सिस टू ब्यूटीन है, 1 मोल ट्रांस टू ब्यूटीन है, तुमने हीट देना शुरू किया, ट्रांस टू ब्यूटीन बोलेंगे हमें किसी से कोई मतलब नहीं, वो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पकड़ेंगे उड़ जाएंगे ऊपर। सिस टू ब्यूटीन बोलेगा हम हाफ mv स्क्वायर तो तब पकड़ेंगे जब हमारे आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए। तो तुम्हें कुछ हीट बर्बाद करनी पड़ेगी, वेस्ट करनी पड़ेगी उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। तो ज्यादा हीट नहीं लग गई इसमें 1 मोल लिक्विड को वेपराइज करने में। तो 1 मोल लिक्विड को वेपराइज करने में मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा है? सिस का। तो सिस का ज्यादा है तो ये समझ में आ रहा है दोस्त? ऐसे ये सिस का ज्यादा है। ठीक है भैया? नहीं समझ रहे हो? हाँ तो ये समझ में आ गया तो अच्छा है। अब बताओ दोस्त नेक्स्ट वाला स्टेबिलिटी। अच्छा सुनो अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइल करने की टेंडेंसी सिस का ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, सिस वाले लिक्विड को, हाँ सिस वाले हमको बता लेने दो, तुम समझ गए सबको बता लेने दो दोस्त। तुम बताने नहीं दे रहे हो, हर बार हम बोल देते हैं सारा रीजन खुद ही। नहीं अच्छा है बता देता है, हम तो चाहते हैं हर कोई यही बताए। ये है, अब 2-4 लोग और भी अपना बता रहे हो, अच्छा है। ये बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, ये सब अपना थोड़े थोड़े कभी कभी बोलते रहते हैं। तुम लोग तो बेटा एकदम सन्नाटे में रहते हो दोस्त, कभी हाँ ना हाँ ऐसे ऐसे करते हो। तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जो इजीली अपना ना निकले, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में। तो सिस का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, सिस का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्त? स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी, सिस की नहीं ट्रांस की। स्टेबल, स्टेबल का मतलब है कि भैया उसको रिएक्टिव रिएक्टिव नहीं होना है। तो भैया ट्रांस वाले में दोनों मिथाइल एक दूसरे के एंटी एंटी है, ऐसे ये मिथाइल इधर, ये मिथाइल इधर, इधर एच इधर एच इधर, तो बल्कि ग्रुप्स दूर दूर है ना। सिस वाले में क्या है कि नजदीक मिथाइल मिथाइल जैसा स्टेरिक इफेक्ट होता है, बगल बगल आ जाएंगे रिपल्शन लगेगा। इसमें क्या है दोनों एकदम दूर दूर है, समझ रहे हो? बल्कि ग्रुप्स अगर एंटी है तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, सिस वाला अनस्टेबल मानते हैं हम लोग। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ट्रांस की ज्यादा है। तो ट्रांस की ज्यादा ज्यादा है तो उसको ऐसे लिखते हैं ना अभी, ऐसे ट्रांस वाले की ज्यादा। असिमेट्रिकल जो होते हैं स्टेबिलिटी के मामले में वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना? नहीं असिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है ना वो, पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो। जिनमें सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सब एक दूसरे से दूर, जितने बल्कि बल्कि ग्रुप है जितने दूर रखोगे उनमें कोई रिपल्शन लगेगा नहीं, तो वो स्टेबल फील करेंगे ना भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ दोस्त। क्या तोड़ना क्या चाहते हो? मतलब ज्यादा नहीं होती जब दोनों आपस में रिपल करते हैं। मोलर एंथैल्पी लिक्विड से वेपर बनाने की टेंडेंसी की बात होती है, तुम पता नहीं क्या बता रहे हो, तो तोड़ने ओड़ने लगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रिएक्टिविटी देखो, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होगा, समझ रहे हो? तो जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सिस वाले की ज्यादा होगी, तो सिस टू ब्यूटीन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सिस वाले की ज्यादा है। ठीक है दोस्त? पोटेंशियल एनर्जी, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मिनिमम एनर्जी में रहता है हमेशा। मोर स्टेबल चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहती है, तो जो लेस स्टेबल चीज होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। हम तो ज्यादा वाले को पहले बोल रहे हैं, तो किसकी ज्यादा होगी? सिस वाले की ज्यादा होगी। समझ रहे हो दोस्त? मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। अच्छा ठीक है, पहले 12th वाला करो। 12th सॉल्युबिलिटी इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमारी बात सुनो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है। जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो पोलर चीजों को सॉल्युबल करता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो नॉन पोलर चीजों को सॉल्युबल करता है। सिस टू ब्यूटीन पोलर है तो पोलर वाला पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ट्रांस टू ब्यूटीन क्या है? नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सिस की ज्यादा होगी। तो ज्यादा की बात कर रहे हैं तो सिस वाला में ऐसे करेंगे।
मेल्टिंग पॉइंट में ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है, आपको पहले भी बता चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना। सॉलिड स्टेट में कोई अगर आराम से कंफर्टेबल पड़ा हुआ है, दूर दूर सारे बल के ग्रुप्स पड़े हुए हैं, तो स्ट्रक्चर्ड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्ट लैटिस बोलते हैं उसको। जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लैटिस होता है, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो मेल्ट नहीं करेगा। ट्रांसब्यूटिन में दोनों मिथाइल, सॉलिड स्टेट में स्लॉट्स होते हैं ना, स्लॉट्स समझते हो, सॉलिड में हर चीज एकदम फिक्स हो जाती है, तो जो स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स में मिथाइल ग्रुप फिक्स हो गया, इधर मिथाइल फिक्स हो गया, इधर एच फिक्स हो गया, इधर एच फिक्स हो गया, दूर दूर हो गए, तो जितने बल के ग्रुप है वो दूर दूर है, तो एकदम स्लॉट्स में फिक्स हो चुके हैं, तो वो तो स्टेबल रहेगा। मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ही ज्यादा होता है। हाँ, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, है ना, जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि फिर वो टूटेगा नहीं। सिस वाला क्या होगा, एकदम नजदीक नजदीक मिथाइल है, टूट जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, ट्रांसब्यूटिन का। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब बता दो किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर आपको लगता हो, हाँ ठीक है दोस्त, ये भैया जिनको प्रॉब्लम है वो बताओ, जिनसे हम पूछ रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है? तो पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो जितना ज्यादा स्टेबल है। चलो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड से हम इतनी हाइट पे रख रहे हैं अपना, ये जो चौक वाला हाथ है हमारा हैंड, एक हैंड यहाँ पे रख रहे हैं, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बे? ज्यादा, ज्यादा चौक वाले हाथ की, क्योंकि उसकी ज्यादा है, तो इसकी कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो उसके नजदीक है ना, ग्राउंड के नजदीक सबसे आला, तो मोर स्टेबल स्टेट में है। मोर स्टेबल स्टेट मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई बोले कितना स्टेबल हो सकता है, इसको गिरा दो एकदम जमीन पे, तो एमजीएच, जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। खैर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होती है, वो तो अलग लेवल पे, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ठीक है भैया, अब समझ में आ गया? और कोई डाउट किसी को? हाँ दोस्त, और कुछ डाउट किसी को पूछना हो तो? क्या आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और इतनी सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है? और क्या जानना चाहते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कितनी प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी मतलब 12 प्रॉपर्टीज, जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, उनमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं आपको, है भैया? तो उनमें डिफरेंसेस नजर आ गए तो बाकी और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, लोग इतना ही नहीं जानते। तुम इतने क्वेश्चन कहीं पूछ लो या किसी से दिखा दो, इतने वो बोलेंगे अच्छा इतनी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। लोग तो बस इतने में खुश होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज कोई पूछे तो ये तुमसे पूछ सकते हैं, इनमें से कोई एक आइटम पूछ सकता है या दो चार पूछ सकते हैं, बहुत अगर हो गया तो वो सारे पूछ सकते हैं, है ना दोस्त? वैसे सारे मुश्किल है इतना पूछना, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आ जाता है ना भैया। एक आध दो चीजें आईटी में तो इवन सिर्फ इतना पूछा गया एक दो बार कि सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन में ज्यादा स्टेबल कौन है। अब स्टेबल पूछा गया है, बाकी तुम तो और भी जानते हो ना सब कुछ, सिर्फ स्टेबिलिटी तक पूछा गया है। तुम क्वेश्चन सर्च कर लो, तुम्हें मिल जाएगा स्टेबिलिटी वाला, बाकी ये सारे पॉइंट्स तो अभी पूछे ही नहीं गए। पोलैरिटी वाला पूछा गया है शायद एक आध बार, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है पूछा गया हो, बाकी अभी नहीं पूछे गए, तो पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, हो गया इतना भैया? चलिए नेक्स्ट, हो गया, ये हो गया। लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हाँ, जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, एक और चीज, एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, एक नॉन रेजोनेटिंग है। तो भैया रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं इज सेड टू बी लोअर एज कंपेयर टू नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना ज्यादा कंजुगेशन होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा, जैसे आपसे कोई बोले एक पॉजिटिव चार्ज थोड़ी जगह रेजोनेंस कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर तक रेजोनेंस कर रहा है, जितना ज्यादा किसी पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का या फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन या डिस्पर्जन या रेजोनेंस होता है, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है या उतनी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है भैया, चलो इसको कॉपी कर लिया। अब लिखिए, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ये देखो C2H2COOH होल ट्वाइस, इसके ज्योमेट्रिकल है, ये भी फेमस है, बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। C2H2COH होल ट्वाइस, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं।
ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ C2H2COOH होल ट्वाइस, है ना भैया। अच्छा एक बात बताओ, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, बताने दो। अरे ठीक है, कुछ हम कह रहे हैं क्या, इधर देखो। एक बनता है, देखो कार्बन दो हैं, C डबल बॉन्ड C, एक लिखते हैं ऐसे COOH, इस साइड लिख देते हैं, एक यहाँ पे भी लिख देते हैं COOH। अरे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो 120 डिग्री पे एक H भी तो आएगा, नहीं समझ रहे हो, यही तो है। और इसी का एक ट्रांस आइसोमर भी तो बनेगा दोस्त, इसका ट्रांस आइसोमर बनाओगे इसको ऐसे C, और यहाँ पे एक लिखोगे COOH, और इधर पे दोस्त COOH, और यहाँ पे H और H है भैया। हाँ ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बता दिया, ये भी आइटम पूछा गया है। एक का नाम, हाँ? बताने दोगे नाम, पहले साले कुछ पढ़ते हो, हम बोल रहे फेमस मॉलिक्यूल है, इसको पूछा गया नाम, बोल नाम नाम नाम, अरे बता रहे हैं ना। इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड है, और इसका नाम होता है फ्यूमारिक एसिड। जब हम पूछे ना कोई डाउट तब बताया करो डाउट, और हमको पता है हम नाम हम तो बताएंगे ही, उसके बाद भी तुम लोग नहीं नाम, वो COH में H का नहीं लिखा, ये सब ये डाउट नहीं होता। डाउट डाउट के तरीके पूछो, अब फ्लो हमारा बना रहता उसमें आके बीच में तो नहीं नहीं इसका नाम, नाम कहाँ गया, नाम तो बताया नहीं। मिस नहीं करेंगे दोस्त, मिस हो जाएगा, पूछते रहते हैं ना बीच बीच में, तब बता दिया करो। ऑल टाइम पे बोलते हो ना, हम कुछ और बताना चाहते हैं डिस्टर्ब कर देते हो। मैलेइक एसिड ऑफ, मैलेइक है ये, कई एसिड होते हैं, एक होता है मैलेइक एसिड, इसी से मिलते जुलते, एक मैलेइक एसिड होता है, एक होता है मैलोनिक एसिड, और एक होता है मैलिक एसिड, है ना। मैलिक MA, मालिक एसिड नहीं, मैलिक कैसे, मैलेइक एसिड होता है, एप्पल एप्पल में अलग, समझ रहे हो, वो मैलिक होता है, मैलेइक नहीं होता। मैलेइक अलग है, मैलोनिक अलग है, मैलिक अलग है, तो वो सब बताएंगे। तो क्या है कि एक साथ नहीं बता रहे, जब ये तुमको पता लग गया मैलेइक, मैलेइक दो चार बार समझ गया मैलेइक, अब डिस्टिंग्विश कर लोगे, कोई और एसिड मिलेगा तो बोलोगे मैलेइक तो हम जानते हैं ना, इसलिए अभी इतना देखो, ठीक है। मैलेइक और फ्यूमेरिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। सिस और ट्रांस समझ में आ गया। मैलेइक एक्चुअली में सिस आइसोमर होता है, फ्यूमेरिक ट्रांस आइसोमर होता है। इसके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अनहाइड्राइड बनाने की बात होती है, एक का अनहाइड्राइड एग्जिस्ट करता है, दूसरे का नहीं करता। बना लिए इसको, ड्रॉ करो जरा, ड्रॉ करो, कर लिए, लिखिए। हाँ लिखिए, अच्छा ठीक है बना लिए, तो भैया लिखो नेक्स्ट वाला पॉइंट। अनहाइड्राइड ऑफ, एक मिनट, लिखो ओनली मैलेइक एसिड, ओनली मैलेइक एसिड is said to form its anhydride, only maleic acid, only maleic acid, only maleic acid is said to form its anhydride, only maleic acid is said to form its anhydride. Maleic acid, only maleic acid is said to form its anhydride when it is treated with, only maleic acid is said to form its anhydride, only maleic acid is said to form its anhydride when it is treated with, when it is treated with a dehydrating agent. Only maleic acid is said to form its anhydride, only maleic acid is said to form its anhydride when it is treated with a dehydrating agent like P2O5 or conc H2SO4. Only maleic acid is said to form its anhydride when it is treated with a dehydrating agent like P2O5 और क्या लिखा, और conc H2SO4। ठीक है भैया। कोई बोले अनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं, तो एक बात बताओ दोस्त, मैलेइक एसिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं हम अपने तरीके बनाएंगे। देखिए ये C डबल बॉन्ड C होता है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखो, इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। अच्छा अनहाइड्राइड कब बनता है,
अरे जब वाटर निकल जाता है, ठीक है दोस्त, तो सिस वाला आइसोमर क्या आपको पता है, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ एच, और ये H और H होते हैं सिस आइसोमर है, यही तो मैलाइक एसिड था। नहीं समझ रहा हो? कोई बोले सर फ्यूमेरिक कैसे होता है, लो तुम्हारे तसल्ली के लिए फ्यूमेरिक भी बना देते हैं। सी यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। फ्यूमेरिक कैसे होगा, थोड़ा अलग तरीके लिखना पड़ेगा तुमको, तभी समझ पाओगे। ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखेंगे OH, ठीक है दोस्त? बिल्कुल। कोई बोले एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा लिया, हमने क्या बोला, हमने ले लिया भाई P2O5। P2O5 एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या इसी में हम लोग ये लिख सकते हैं P2O5 की जगह, P2O5 जानते हो ना एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें भैया? बताओ, सुने हो ना हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या इसी को कॉन्क H2SO4 भी तो बोलते हैं, इसी को नहीं, मतलब कॉन्क H2SO4 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब पानी खींच लेगा, जानते हो कैसे, वाटर निकालेगा, देखिए कैसे निकालता है, देखो देखो देखो, अरे एक OH निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, वाटर निकल गया, और वाटर निकल गया तो ये स्ट्रक्चर क्या, सुनो देखो देखो, ये वाला ऐसे, ये और यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये, और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। यहाँ पे H और H नहीं आ जाएंगे, लो बताते नहीं यार तुम लोग, बताओ H और H आ जाएंगे। ये क्या है, अनहाइड्राइड है, इसको क्या बोलोगे, अनहाइड्राइड, यही तो लिंकेज होती है, अनहाइड्राइड ऑफ मैलाइक एसिड बोलोगे, अनहाइड्राइड ऑफ मैलाइक एसिड। रुकिए तो अभी, अब कोई बोले अच्छा सर अगर यहाँ पे करें हम लोग तो क्या होगा, क्या होगा इधर, कोई बोले हमने लो यहाँ भी लिख दिया P2O5 एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या कॉन्क H2SO4 लिख दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पानी खींच लेता है, कुछ नहीं बनेगा। कोई बोले क्यों नहीं बनेगा, यहाँ से भी OH और H निकल जाए, अरे अच्छा डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो पॉसिबल होता नहीं, ये जो ग्रुप्स है वो फिक्स हो चुके हैं, जब ये ग्रुप्स फिक्स हो चुके हैं तो यहाँ से H यहाँ से OH, क्या बॉन्ड ऐसे तुम लेके जाओगे इधर से इतना बड़ा बॉन्ड बनाओगे, अब इतने में तो 10 बॉन्ड अलग से बन जाएंगे। बॉन्ड के स्ट्रेच होने की भी एक लिमिट होती है, बॉन्ड है थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, ज्यादा नहीं स्ट्रेच कर सकते, नहीं टूट जाएगा। और तुम जो डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो भाई 8-10 बॉन्ड जितनी लंबी डिस्टेंस है, एक बॉन्ड को इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, फिर बॉन्ड ही नहीं बनेगा वो। तो ये दोनों COH एंटी हैं और दोनों OH, मतलब अगर यहां से कराओगे तो यहाँ क्या होगा, अगर कुछ नहीं लिखोगे क्रॉस, अनहाइड्राइड नहीं बनेगा, समझ में आ गया? तो फ्यूमेरिक एसिड का अनहाइड्राइड नहीं पता होता हम लोगों को, मैलाइक एसिड का अनहाइड्राइड होता है। ऑल्दो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट में इनमें डिफरेंसेस आ गए, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आगे यूज करेंगे अभी कुछ हम, इसलिए बता रहे हैं आपको। मैलाइक एसिड का अनहाइड्राइड होता है, फ्यूमेरिक एसिड का अनहाइड्राइड नहीं होता। ट्रांस एसिड, ट्रांस आइसोमर ऐसे ना बोलो, हो सकता है ट्रांस में कुछ ऊपर, इन दोनों में बोलो पर्टिकुलरली। अब तुमने ट्रांस आइसोमर सबको कैसे जनरलाइज कर दिया, क्योंकि सारे ट्रांस आइसोमर में पता लगे और कोई मॉलिक्यूल होता हो, है ना भैया। नया चाइनीज वायरस आ रहा है दोस्त, बच के रहना तुम लोग, ठंडी में है? लगवा लिए क्या वैक्सीन, बहुत जल्दी यार। अरे वैक्सीन है लेकिन नॉर्मल वायरल फीवर से थोड़ी है, जुकाम से थोड़ी बच जाओगे, देख रहे हो जुकाम सबको हो रहा है, नॉर्मल है ये, वैसा थोड़ी कि कोई प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल किसी को भी हो सकता, ठंड लग जाएगी, हम टी शर्ट पहन के घर में घूमोगे तो क्या होगा, ठंडी ठंडी हवा लेने जाओगे तो ऑनलाइन वाले देखो सब घर पे बैठ के चिल मार रहे हैं, बोल रहे हैं सही है टी शर्ट पहन के। नहीं सर बीमार हो गए वैक्सीन लगवा ली। नहीं सर वैक्सीन लगवाई थी सर, बुखार आ गया सर। वैक्सीन से? अच्छा हाँ लग रहा सर, है वो सभी थोड़ा लगवाए, एक ही दिन में सब लगवा लिए क्या? साइड इफेक्ट दिखा गया लग रहा है। साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का फीवर आने का, वो परेशान ना हो, डरो नहीं, कुछ नहीं होता उससे, एक आध दो दिन वैसे ही रहता है, डरना नहीं है कि साइड इफेक्ट हो गया, कूल रहो बोल रहा है ऑनलाइन कि सर लग रहा है साइड इफेक्ट कर गई अरे वैक्सीन के बाद फीवर आता है दोस्त, है किसको नहीं आता,
कोवैक्सीन में? अरे ठीक है, आ जाता है तो क्या हुआ, मान लो हो गया वो तो। क्या हाथ में दर्द होता है बस। वैक्सीन लगवा के हम पढ़ा भी रहे थे, आए थे तो यहाँ बताए, थोड़ी चिल्ला के थोड़ी बताए। हम राइट हैंड में वैक्सीन लगवा थे, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना यहाँ पर। वो हाथ ऐसे था अपना, पेन हो रहा था, फीवर भी था। तुम लोगों को कहाँ अपना मतलब, ये वाली वैक्सीन तो बोलते हैं ना बच्चों वाली वैक्सीन है, तो इसमें कहाँ फीवर आ रहा है। डरो नहीं, ऐसे जितना डरोगे उतना। और जुकाम बुखार वैसे ठंडी की वजह से हो रहा है, देख रहे हो पानी वानी बरस रहा है रोज। तो बैक्टीरिया, वैसे तुम क्या चाहते हो, उस वैक्सीन से दुनिया अक्सर है बैक्टीरिया हमारे लिए। बैक्टीरिया बेचारे बोलेंगे देखो भाई मार दिया हमको, मतलब कुछ रहने तो दो उसको, थोड़ा बहुत कुछ काम करने तो बैक्टीरिया भी अपना मौज काटेगा इधर उधर। चलो हम कोरोना वाले नहीं, बोलेगा जब से कोरोना आया साला हमारा तो कोई पूछता ही नहीं कोई हमको। हाँ, बहुत सारे वायरस तो शॉक और जो तो नहीं कि डिप्रेशन में चले गए होंगे, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है 2 साल से। पहले हम जुकाम बुखार में लोग बोलते थे आ गया आ गया, कोई पूछता ही नहीं हमको, हमारी जिंदगी बेकार है। जाके अपनी मम्मी से कह रहे होंगे मम्मी अब कोई पूछता ही नहीं हो। ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ डिप्रेशन मतलब बोलेंगे कोरोना ने जो है, हाँ हाँ मतलब ऐसा ही होता होगा, वो लोग भी तो बातें करते होंगे। अब कम से कम विंटर्स में थोड़ा सर्दी जुकाम होता है तो लगता है हाँ वो भी अभी है, मतलब वो लोग भी अपना पावर दिखा रहे हैं अपनी। तो जितने वैक्सीन लगवाई हुई है तो हमने भी एक ही डोज लगवाई है अभी, कोई ऐसा थोड़ी है। हम दोनों वो वेव्स निकल गई थी कोरोना की, तब वैक्सीन भी नहीं लगवाए थे, अभी तो लगवाए कुछ दिन पहले। आप दूसरी लगवाई? अभी टाइम ही नहीं हुआ, दूसरी कैसे लगवा लेंगे भैया। अच्छा, हमें कभी कुछ हुआ ही मतलब कुछ कहना नहीं चाहिए, नहीं कहना चाहिए यार ऐसे, लेकिन फिर भी लगा नहीं कभी कुछ। तो अभी लगा कि वो हर जगह रेस्ट्रिक्शन होने लगा ना आने जाने पे, फ्लाइट में या फिर कहीं होटल होटल में, फिर हमको लगा अब लगवा लेना जरूरी है। तो फिर ऐसे हम कई लोगों को जानते हैं अभी तक कोई भी डोज नहीं लिए हुए, बहुत लोग हैं ऐसे। लेकिन अब सब इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि हर जगह वो चेक हो रहा है ना, सर्टिफिकेट देख रहे हैं उसका, कहीं भी जाओगे पब्लिक प्लेसेस पे। तो ठीक है, वैसे क्या है प्रॉब्लम, क्या है लगवाने में, लगवा लो 2-4 दिन फ्री में लग रही है, लगवा लेनी चाहिए वैसे वैक्सीन सब सर लोगों को। आपको कोई टच भी नहीं कर सकता सर, ओमिक्रॉन तो दूर की बात है। अच्छा बहुत बढ़िया लड़का। अरे ऑनलाइन में बोला सर आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, ओमिक्रॉन दूर की बात है। साहेब दाढ़ी वाड़ी देख के डर जाएगा क्या हमारे। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, ये हो गया भैया सिस ट्रांस आइसोमर्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम आपसे पूछे कि हम भाई एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं, एक आइसोमर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। कोई बोले जब आपने बोला था सिस और ट्रांस आइसोमर में, तो एक बढ़िया बात बताई थी कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड होने चाहिए डबल बॉन्ड के, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, तो सिस ट्रांस होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे, लो हमने एक आइसोमर दे दिया, एक कोई हम अपने मन से दे दे रहे हैं ऐसे ही, और हम आपसे ऐसे ही बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने F, यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे लिख दिया H, और यहाँ पे लिख दिया Br, है ना। और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे Br, और इधर पे लिख दिया हमने Cl और यहाँ पे F। तुम बोलोगे सर डिफरेंस तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये नहीं कह सकते सिस या ट्रांस है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कोई सिमिलर ग्रुप है ही नहीं। हम एक्चुअली तुमको Z और E आइसोमेरिज्म का बेसिस बताना चाह रहे हैं। हेडिंग लिखो ZE आइसोमेरिज्म, ZE आइसोमेरिज्म, इसका बेसिस बताना चाह रहे हैं। अभी फिर आएंगे सिस ट्रांस पे, सिस ट्रांस ZE साथ साथ चलेगा, मिक्स होके चलेगा, लेकिन दोस्त एक एक करके बता दें। ZE आइसोमेरिज्म है ना दोस्त, ZE आइसोमेरिज्म। देखिए दोस्त, इनमें अभी ZE ही बताना पड़ेगा तुम्हें। तो Z आइसोमर, कोई बोले ZE जैसे सिस ट्रांस में, तो नाम ही उसका समझ में आ रहा है, ट्रांस मतलब एंटी, सिस मतलब सिन दिखता है। ZE में क्या है कि कुछ जर्मन वर्ड बताते हैं इसको लोग, Z का मतलब उसका याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोचो, हम तुम्हें बताते हैं जो हम बताते हैं लोगों को, ऐसे सोचो E फॉर एनिमी, ऐसे सोचोगे ना, E फॉर एनिमी जानते हो, एनिमी मतलब एंटी वाला, समझ रहे हो। तो एंटी कुछ होता होगा तभी तो ई आइसोमर बोलते होंगे।
तो पक्का ये Z वाला फिर सिन होता होगा, एक ही है ना। हाँ ऐसे ही। तो Z का वैसे एक्चुअल नाम जुजामेन करके होता है, ZUSSAMEN, ये जुजामेन। और इसका सिनोनिम कोई वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिन। और ई का जो होता है, ये नहीं पूछा जाता आईआईटी में, ये मत सोचो। ये बुक्स में अगर आप देखोगे Z और ई तो उसका फुल फॉर्म लिखा होता है ऐसे एंटे, ENT और GEGEN ऐसे बोलते हैं। एंटे गगन जो भी बोलोगे, गगन जो भैया रहते हैं एंटी गगन, ठीक है। तो ई फॉर, अच्छा मतलब ये एंटी हो गया, ये सिन हो गया, ठीक है दोस्त। तो Z आइसोमर, तुम बोलोगे सर ये इन सिन और एंटी बोल क्या रहे हैं आप, पहले इतना लिखो फिर हम बताते हैं। Z आइसोमर की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन क्या होती है वो देखिएगा, कॉपी करिए इसको पहले। Z आइसोमर की डेफिनेशन, वहां पे दो सिमिलर ग्रुप होते थे, इसमें क्या होता है बोलते हैं, यहाँ पे लिखिए Z आइसोमर लिख रहे हो, Z आइसोमर की डेफिनेशन लिखो। इफ टू सिमिलर प्रियोरिटी ग्रुप, जो बोले उतना देखना, कुछ दिमाग मत लगाओ, चुपचाप सुनो अभी। इफ टू सिमिलर प्रियोरिटी ग्रुप, प्रियोरिटी, प्रायोरिटी समझते हो, PRI, प्रियोरिटी, प्रायोरिटी या प्रियोरिटी जो भी है। इफ टू सिमिलर प्रियोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड अराउंड एन अनसैचुरेशन, if two similar priority groups are on the same side around an unsaturation, if two similar priority group are on the same side around an unsaturation, if two similar priority group are on the same side around an unsaturation, है ना, the isomer is known as Z isomer। अभी priority बताते हैं क्या होता है। if two similar priority group are on the same side around an unsaturation, the isomer is known as Z isomer, ठीक है दोस्त। सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप, और फिर लिखिए ई आइसोमर के बारे में, ई के बारे में लिखो। इफ टू सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स, इफ टू सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, इफ टू सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, इफ टू सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड अराउंड एन unsaturation, if two similar priority groups are present on the opposite side around an unsaturation, है ना, if two similar priority groups are present on the opposite side around an unsaturation, the isomer is known as E isomer, the isomer is known as E isomer, E isomer, ठीक है दोस्त। कॉपी कर लिया, बताओ भैया सब लोग, कॉपी हो गया। अच्छा यहाँ पे इस प्रायोरिटी का मतलब IUPAC वाली प्रायोरिटी नहीं होता, यहाँ पे IUPAC का मतलब, इसका प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है हम बता रहे हैं। तुम बोलोगे सर प्रायोरिटी क्या होती है, लिखिए प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे प्रायोरिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बनाओ, पूरा लिखना नहीं हो, शॉर्टकट में ही चल जाएगा। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और लिखवाएंगे भी, रुक जाओ। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं है, बहुत लोग एटॉमिक मास जानते हैं, नहीं, जैसे पीरियोडिक टेबल में मोजले और मेंडलीव में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है, उसी हिसाब से बता रहे हैं। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन, priority is directly proportional to atomic number of element directly attached to the carbon, priority is directly proportional to atomic number of element directly attached to the carbon bearing unsaturation, priority is directly proportional to atomic number of element directly attached to the carbon bearing unsaturation, समझ रहे हो भैया। अनसैचुरेशन होल्ड करने वाले कार्बन है ना, उससे लगे हुए एलिमेंट्स के ऊपर प्रायोरिटी दिखानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। बस देखो एग्जांपल देखो, जैसे ये लिखे हुए हैं, अनसैचुरेशन होल्ड करने वाले कौन है, ये कार्बन है, इससे लगा हुआ ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो इसको लिखेंगे 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कम, तो 2। यहाँ पे आओगे, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17, इसका क्या है 9, तो जिसका ज्यादा है उसको 1, जिसका कम है उसको 2, तो ये 1 1 सेम साइड दिख रहा है या 2 2 सेम साइड दिख रहा है, तो ये आइसोमर क्या होगा, Z आइसोमर।
नहीं समझे भैया? दूसरे वाले में आ जाओ। तो प्रायोरिटी के लिए ये बात बताओ, क्लोरीन और इसमें फ्लोरीन में इस कार्बन से लगे हुए एलिमेंट किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? साले क्लोरीन का है, फ्लोरीन बताते हो, इसका कम है। ब्रोमीन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ब्रोमीन का, तो 1 और 2 ऐसे असाइन कर देंगे तो क्या 1 1 नंबर एंटी आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? ई आइसोमर। बताओ बच्चा, समझ में आ रहा है? बताओ दोस्त, सबको समझ में आ रहा है? तो ZE हो गया। अब हम एग्जांपल दे दें और करोगे? चलो जल्दी करो तुम लोग, बताओ फिर। हम C डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दें HD, ऐसे ही हमारा मन कर रहा है, और यहाँ पे लगा दें, देखो भैया इधर तो देखो, हम जो बता रहे हैं CH3, और यहाँ पे लगा दें CH2 CH3। रुक जाओगे, ये लगा दें, बोले बताओ इसमें कौन सा आइसोमर है, कौन सा आइसोमर होगा ये? फिर तुमको हम बता दें यहाँ पे, जल्दी करो भैया, कॉपी करो उधर, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लगा देते हैं, और CHO CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा देते हैं सपोज करो C OCH3 लगा दें O, और इधर लगा देते हैं CH3, और यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, पहला वाला Z है या E है? तो हमारी बात सुनो, अरे हमको बताने दो, रुक जाओ। कोई बोले सर चलो किसी कार्बन पे शुरू करते हैं, इस कार्बन पे आ जाओ। H और D में एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं तो एटॉमिक मास चेक कर लेते हैं। अब बोलोगे हर एक पॉइंट, अरे सब पॉइंट लिख पाते ही चलेंगे तो कब प्रैक्टिस कराएंगे? समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर आइसोटोपिक इफेक्ट के केस में, आइसोटोपिक जब होते हैं तो मास देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर H का भी 1 है, D का भी 1 है, तो देखते हैं कौन ज्यादा हैवियर है। D है तो उसको दे देंगे 1, H को क्या देंगे 2। लेकिन इधर आओ, लेफ्ट साइड फंसोगे अभी। सुनो तो, हमारी बात सुनो दे। बोलोगे इस कार्बन से हमें लगने वाले देखने हैं, इस कार्बन से देखोगे इधर की तरफ, पहला क्या है? कार्बन, कार्बन है। यहाँ पे आओगे तो हाइड्रोजन थोड़ी है भैया, कार्बन ही तो है। बोलोगे लो पहला एलिमेंट सेम हो गया। तो जब पहला एलिमेंट सेम हो जाता है, उसका एटॉमिक नंबर इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे चेक करो, यहाँ पे क्या है, ऐसे ये वैलेंसी आई, यहाँ पे क्या है? कार्बन। इस कार्बन से आगे क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी किससे सेटिस्फाई है? 3 हाइड्रोजन से है। अरे इस केस में बता रहे हैं इसको, ठीक है? कोई बोले इस वाले में आओ, तो बोलोगे अच्छा ये ऐसे है। यहाँ पे क्या लगा है? कार्बन, पहला तो हो गया कार्बन, जो कि वहां भी था पहला कार्बन, ठीक है भैया? लेकिन इस कार्बन की बची हुई वैलेंसीज 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है कि नहीं? और एक खुद किससे सेटिस्फाई है? अरे कार्बन भी तो लगा है इससे। अरे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और एक खुद क्या लगा है? कार्बन। तो डोमिनेट आप जानते हो कौन करेगा? जब सेम एक एलिमेंट कॉमन पड़ने लगे, जैसे पहला एलिमेंट कार्बन, यहाँ भी पहला एलिमेंट कार्बन, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स के मासेस पे चले जाते हैं, एटॉमिक नंबर्स पे चले जाते हैं। तो इसका 6 था, इसका भी 6 है। आगे जाओगे तो 1 1 1 3 आएगा। अबे 3 हाइड्रोजन है, 1 1 1, 3 के 3 आएंगे। यहाँ पे आओगे 1 1 6, 8 आ जाएगा। डोमिनेट कौन कर गया? नीचे वाला। तो इसमें आ जाएगा, इसका 1 नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे। किसी को डाउट है इसमें? कौन सा आइसोमर होगा ये? Z आइसोमर होगा। तो एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आगे भी सेम आ जाता तो और आगे बढ़ जाते, तब तक बढ़ेंगे जब तक डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है भैया? नहीं समझ रहे हो? अब एक बार हमको इसको ही बताने दो, वो हो गया, तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हो गया लेफ्ट वाला। कोई डाउट ऑनलाइन वालों तुम लोग? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, फिर एक बार अभी हमको 2-3 प्रैक्टिस कराने दो, फिर तुम्हारे लिए पूरा मौका है करने के लिए। इधर देखो, यहाँ लेफ्ट पे आ जाओ। इस कार्बन से पहला क्या लगा है? ये ऑक्सीजन। इधर क्या लगा है? क्लोरीन। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? Cl की। अरे क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, पहले ही डोमिनेट कर गया, ये आगे जाने की जरूरत ही नहीं। जहां से ज्यादा हो जाए उसी को नंबर दे दिया करो 1। ठीक है? यहां आओगे, इस कार्बन से देखने जाओगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिल गया? कार्बन।
भाई यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, अब लोचा आएगा। फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, इधर भी फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो 6 और 6 है, उससे जज नहीं कर सकते, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे ऐसे बढ़ते हैं कि बची हुई वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई है। यहाँ हमने बोला था कि इस कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी किससे सेटिस्फाई थी, एच एच एच। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखने का तरीका जो होता है देख लो, बोलते हैं इसकी रिमेनिंग वैलेंसी नाइट्रोजन 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 से सेटिस्फाई है। अरे 3 बॉन्ड है ना, तो तीनों जगह तीनों बॉन्ड से क्या लगा है, नाइट्रोजन तो लगा है। तो तरीका ऐसे होता है। इसको विजुअलाइज कैसे करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन उसके आगे 7 नहीं है, 777 मतलब 21 है। नहीं समझ रहे हो भैया, ये ऐसे कहा जाएगा। प्रायोरिटी यहाँ पे असाइन करते टाइम पहला एलिमेंट तो 6 का एटॉमिक नंबर का हो गया, लेकिन आगे जब जाओगे तो हम ये देखते हैं कि बची हुई रिमेनिंग, कार्बन 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी तो डबल बॉन्ड से लगी है, बाकी बची हुई वैलेंसी जिन एलिमेंट से लगी होती है उसका एटॉमिक नंबर का समेशन देखते हैं। तो पहला एलिमेंट का 6 है, बाकी कितना आ गया, 7 7 7 21 आ जाएगा। नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे जब आओगे तो पहला एलिमेंट तो कार्बन था, लेकिन बची हुई रिमेनिंग वैलेंसी एक है हाइड्रोजन और क्या 2 ऑक्सीजन लिखोगे, तो दोनों ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, 8 8 और 1 17 आएगा। तो अभी डोमिनेट कौन कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है। ऊपर वाले को नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। समझ में आ रहा है कौन सा बना ये, बताओ ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम। तुम लोग बता रहे हो, ठीक है। कॉपी कर लिया, इतना जल्दी कॉपी कर लो, हम और क्वेश्चन दे रहे हैं फिर। अब हम लिख दे, कर लोगे। ये वाला मैच कर चुके हो ये ऐसे, ये कैसे कैसे कर रहे हैं, मतलब जब फर्स्ट एलिमेंट कॉमन हो जाए तो नेक्स्ट वाले पे चले जाओ, और नेक्स्ट वाले पे जाने के लिए जितने डबल बॉन्ड होते हैं ना उनको बोलते हैं उतने एलिमेंट लगे हैं। डबल बॉन्ड भी तो एक तरह से उसी एलिमेंट की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन में कार्बन की 3 वैलेंसीज नाइट्रोजन से सेटिस्फाई है, तो हम विजुअलाइज क्या करेंगे, 3 बॉन्ड लगे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऐसे करोगे तो जेड हो जाएगा। ठीक है भैया, ये कब आ रहा है, जब सिस ट्रांस नहीं तुम बता सकते हो। तो कोई बोले जेड क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भैया सिस ट्रांस जब नहीं बता सकते हैं, सिस के लिए 2 सेम ग्रुप होने चाहिए, जब 2 सेम ग्रुप है ही नहीं तो सिस ट्रांस तो बता नहीं सकते। तो क्या करोगे, कोई नई आइसोमरिज्म डिफाइन करिए, करनी पड़ेगी। तो क्या वो ZE से शुरू कर सकते हैं, मतलब जो डिफाइंड है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब बाकी बताओगे तुम लोग, लो ये बता दो फिर हमको। अगर हम आपसे बोले C डबल बॉन्ड C और COOH, और यहाँ पे बता दें COO, हटाओ CN लिख दें, CN, और यहाँ पे लिख दें C ME, समझते हो ME, ME नहीं जानते, ME नहीं जानते। हाँ तो मिथाइल तो पूछ रहे हैं तुम लोगों से। यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज करो वही ब्रोमीन लगा देते हैं। चलो बताओ इसका ये Z है या E है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अरे ठीक है बताना अभी। ये यहाँ लगा देते हैं O, और यहाँ पे लगा देते हैं इसे सल्फर, यहाँ लगा देते हैं OCH3, यहाँ लगा देते हैं SCH3। ये दोनों आइसोमर बताओ कैसे है, ऊपर वाला Z है या E है, नीचे वाला Z है या E है। ऊपर वाला नीचे वाला बताओ भैया सब लोग, अगर एक हो जाए तो नेक्स्ट वाले पे स्विच कर जाओ। हम और लिख रहे हैं, बताते रहना। अभी आंसर हम फाइनली बताएंगे, आप लोग को जो लग रहा है ठीक है, हम अभी बोल देंगे तो बाकी लोग करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है भैया, आगे बताएं। अरे ये दोनों करो तो फिर आगे तो बताते हैं। ईस्टर लगा दिया हमने, और C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया PH, यहाँ पे लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे लगा दिया PH।
ये बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? हाँ तो बनाओगे तब तो बताओगे। हाँ तो बनाओ दोस्त, हमने कब मना किया तुम्हें कि ना बनाओ। तो बना ही चुके हैं, क्यों बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। देख लो। अच्छा, यहाँ पिरिडीन लगा दिया और यहाँ बेंजीन लगा दिया। हाँ बनाते रहो आप लोग, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। बनाते रहो, सारे वैरायटीज इसी में कवर कर दे रहे हैं, जो भी है तुम लोग अपना देख लेना बाद में क्या करना है। CH Me और Me और C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो दोस्त एक एक करके बता देते हैं, फिनिश कर दे। 2 मिनट रुके, 5 मिनट इतना लंबा टाइम क्या करोगे? अरे अच्छे से क्या मतलब, तुमको हैंड राइटिंग का कुछ विनर विनर होना है क्या? वो हैंड राइटिंग पीछे देख लो पलट के अपने, फिर समझ में आ जाएगा। है दोस्त? हाँ हो गया, तो एक अभी बचा है, तो बताओ। हम बताएं फिर, चलो हम थोड़ा लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें CMe3 और Br में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? Br का ज्यादा, इसको 1 बताओगे? CMe3 को तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा फिर। अरे पहला एलिमेंट ही डिफर कर गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, 80 के आसपास। एटॉमिक नंबर नहीं, हाँ ठीक है, एटॉमिक मास होता है वो, ठीक है समझ गए। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N को कैसे लिखोगे? अरे C और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया। 3 नाइट्रोजन लगेंगे, तो इसका मतलब पहला तो कार्बन सेम था, इसको कैसे करोगे भैया? अरे 3 ऑक्सीजन लगेंगे दोस्त, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कोई बोले क्या कहना चाहते हैं, क्या सबको समझ में आ रहा है ये? COOH का, COH का स्ट्रक्चर समझते हो? अरे COH का स्ट्रक्चर ये होता है, C डबल बॉन्ड O और H। तो भैया इस कार्बन से 3 O लगे होते हैं। अरे एक वैलेंसी ऑक्सीजन से, दूसरी वैलेंसी भी ऑक्सीजन से, थर्ड वैलेंसी भी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होती है। तो डोमिनेट कौन करेगा फिर? ऊपर वाला ना, ऑक्सीजन। 8 8 8, अरे 8 8 8 24 आएगा, और ये 7 7 7 21। तो इसको COH वाले को प्रायोरिटी 1 देंगे, ये 2 और यहाँ पे 1, तो ये क्या E आइसोमर आएगा? E आइसोमर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? ये दोस्त कर ले रहे हो भैया, पीछे वाले तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? चलो बताओ, नेक्स्ट वाला बताओ। Z आइसोमर बता रहे लोग, कर दें क्या हम? अरे इसमें आओगे, हाँ ठीक है, अब बता रहे हैं। क्या पूछना चाहते हो भैया, क्या कर दें इसमें? अरे ये पहला वाला कार्बन सेम है, नेक्स्ट वाले भी दोनों सेम है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। अरे सल्फर वाला डोमिनेट कर जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर भी ये 1 हो गया, तो ये तो Z है, Z आएगा, Z आइसोमर। इसमें क्या आएगा दोस्त? अरे इसको ऐसे लिखोगे, COO भाई, यहाँ पे क्या आएगा? C लो, नहीं बताते हो? ओ समझ गए, ऊपर वाला डोमिनेट करेगा? नहीं करेगा। अरे तो हमने कब मना किया? COCH3 वाला 1 आएगा। लेफ्ट साइड कौन बताएगा? कैसे? अगर तुम देखना चाहते हो तो फिनाइल को जरा गौर से देखिए, गौर से। फिनाइल ये होता है, अरे गौर से मैं इतना खुश ना हो जाओ,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ऊपर तो C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो दोस्त जब तुम फिनाइल पे आओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? कार्बन। इस कार्बन के बाद कार्बन कार्बन कार्बन, 3 और कार्बन मिलेंगे। कोई बोले सर यहाँ भी तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन उस कार्बन के बाद सिर्फ 1 कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, बाकी 1 कार्बन मिलेगा। और इसमें इसके बाद भी 3 कार्बन 3 कार्बन, बहुत लंबे तक कार्बन 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 मिलते चले जाएंगे, बहुत दूर तक मिलते चले जाएंगे, कार्बन 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 कार्बन। ये तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं समझ रहा हो? तो प्रायोरिटी फिनाइल वाले की ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू ऊपर वाला है। क्या मतलब? फिनाइल में ओ कहाँ है? फिनाइल है, फिनॉल, ओ कहाँ है इसमें भैया? थोड़ा दिमाग लगाओ, ओ कहाँ है इसमें? वैक्सीन लगवाए क्या? अरे मतलब एकदम वैक्सीन के बाद फीवर आ जाता है ना, तो मन नहीं करता फिर। अरे फिनाइल, फिनाइल है रोज, इसमें फिनॉल कहाँ है? कैसे हंसता है यार ये? हंसता है वो, वैसे शोर मचाने लगता है। तुमने लगवा ली क्या बेटा? अरे लो, ये कर लोगे इसको? अरे बताएं क्या क्या आया था? ये आइसोमर आया था, हट गया तो हट गया। ऑनलाइन वालों कोई डाउट तो नहीं किसी में? एग्जांपल में लास्ट वाला एग्जांपल ई था, बता दें क्या भैया? फिर से लिख के? यस सर, समझ लिख के गया। बता दें? अच्छा ठीक नहीं, अच्छा ठीक है मान लिए। जेडी के बारे में कुछ समझ में आया? जेडी कैसे बना रहे हैं? अभी और भी आएगा, अभी और भी आएंगे, इतना मत सोचो कि भाई अभी जेडी खत्म हो गया आप तो सर बताएंगे नहीं। अभी जेडी और सिस ट्रांस खूब चलेगा। जेडी इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हम ढेर सारे मॉलिक्यूल लिखने वाले हैं ना। लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, लिखिए, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, 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 ये देखो, C2 D F Cl Br, draw all possible geometrical isomers of C2 DF Cl Br, draw all possible geometrical isomers of D2, क्या लिखा है? C2 DF Cl Br, है ना भैया? है दो बता रहे हैं। ये क्या अल्फाबेट लग रहा है क्या तुमको? C D E F ऐसे? ये अल्फाबेट नहीं है, अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है तो। नहीं तो तुम ABCDEFGH ऐसे शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है भैया। वो C2DFClBr। अच्छा सुनिए, दो नहीं बनेंगे इसके जो तुम बता। 6 आइसोमर्स बन जाए। 6 बहुत बढ़िया है, 6 वाले दो लोग बता रहे हैं भाई, कैसे बनाए? बहुत बढ़िया, C डबल बॉन्ड C, 6 बना रहे हो सब लोग। अरे ये C डबल बॉन्ड C है, कार्बन है, अल्फाबेट थोड़ी है ये। तो कोई बोले सर ये DFClBr मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, D लगा दो, एक बार F लगा दो, यहाँ पे क्या करोगे? Cl और Br कर दो, ठीक है भैया? अब एक काम करिए, C डबल बॉन्ड C लगा के, कोई बोले सर हम DF की पोजीशन यही रखेंगे और इसको पलट दो, Br और Cl नहीं कर दोगे? तो दो तो यही हो गए। नेक्स्ट वाले, क्या तुमको बहुत शॉकिंग मोड ऐसा आपका? अरे इस पे बोर्ड पे क्या मतलब मॉलिक्यूल को परेशान करो क्या? और सुनो तो, जब तुमने एक बार DF लेफ्ट साइड फिक्स किया है, देखो ये फिक्स करने का कोई तुम सोचो कहाँ लॉजिक मिलेगा भैया? ये तो लॉजिकल सिंपल होता है, इसकी कोई थ्योरी थोड़ी मिलती है कि पहले इसको फिक्स कीजिए फिर ये करिए। ऐसा मतलब क्या चाहते हो जिंदगी में? ऐसे फिर मतलब फिर तुम्हें कपड़े पहनने के तरीके बताएं, पहले लेफ्ट पैर में शू पहनिए फिर राइट, मतलब कुछ कॉमन सेंस भी होता है ना कि बनाने के लिए तुम्हें एक आध चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए डी के बाद अब DF लिखा था, तुमने DCl फिक्स कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा? F और Br।
फिर डी और सी एस है, डी और यहाँ पे फिक्स क्या करोगे, Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br और F, ये हो गए। और मेरे दोस्त एक बात बताओ, अभी एक चीज और फिक्स करना रह गया है, क्या है फिक्स, डी और Br फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FCl, और डी और Br अगर फिक्स करोगे तुम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, ClF। अच्छा ये बताओ कोई और बना सकते हो जो डिस्टिंक्ट हो, पूछ रहे हैं हम तुम लोगों से। ठीक है, कोई बोले भैया 4C2 बना रहे हैं, 4C2 बनाए हो क्या, ठीक है वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन क्या बताओ इसमें कोई बनाओगे और रिपीट करेगा, अगर तुमने एक भी बनाया, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू प्रिपेयर अनदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस ये, तो यू विल गेट रिपीटेड वन, आपको रिपीटेड वन ही मिलेगा अगर आपने कोई ट्राई किया, समझ रहे हो। बना के देख लो, किसी का मन करे, किसी का मन करे हम H इधर करेंगे, F इधर करेंगे, D इधर करेंगे, कर जो मन करे कर डालो, इन्हीं में से कोई आएगा, कुछ भी कर लो। हाँ समझ रहे हो भैया, वही आंसर आएगा। तो एक काम करो, इसमें ZE भी तो बता दो, कौन Z है कौन E है, नहीं बताओगे तो पहले बना लो। अब एक एक ना देखो, F कहाँ पे लिखा देख रहा है, यहाँ पे Cl लिखा है, फिर ऐसे कॉपी, फिर ये क्या चल रहा है, अरे एक बार देख लो फिर बना लो, तुम एक एक मॉलिक्यूल देख रहे हो क्या, D लिखा है, F लिखा है, आपने बना लिया वो मैं दोबारा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। Z और E, हाँ तो ZE आएगा, पहला वाला क्या है, यहाँ पर प्रायोरिटी Br की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, इसमें फ्लोरीन की ज्यादा है, D की कम है, तो पहला वाला क्या हो गया Z, तो पहला वाला Z हो गया, तो पक्का दूसरा वाला क्या हो जाएगा E अगर जानना ही चाहते हो तो Br को प्रायोरिटी 1 दे दो, क्लोरीन को 2, फ्लोरीन को अगेन 1, ड्यूटेरियम को 2, क्या आ जाएगा दोस्त, E आ जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल पे अगर आओगे आप तो Br को क्या दोगे, अबे 1, फ्लोरीन को 2, क्लोरीन को 1, ड्यूटेरियम को 2, तो क्या आ जाएगा ये अगेन Z, तो Z है तो पक्का हमने एक एक्सचेंज किया हुआ है यहाँ पे, तो पलट जाएगा ये ZE वाला, तो क्या हो जाएगा E। और सिमिलरली अगर देखोगे तो ये 1, 2, 1 और 2, ये ऑनलाइन वाले कभी कभी ऐसे सन्नाटे में बैठ जाते, कुछ बताते नहीं होगे तुम लोग। सर Z आएगा। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त, तो ऐसे ही पहले बोल दो जब पूछते, इसमें बोल दिया करो दोस्त, सर E आएगा, E आएगा, ठीक है। ZE 6 बनेंगे, अगर कोई अटेम्प्ट तुम करोगे तो इन्हीं 6 में से फिर रिपीट कर जाएगा, ठीक है। यस सर। और पढ़ाएंगे अभी आपको ZE सिस्ट्रांस वाले पढ़ाएंगे, लेकिन हम एक काम करना चाहते हैं, अरे यार टाइम हो जाएगा, लिखे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड, हेडिंग लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड, odd number of geometrical isomerism around odd number of cumulated double bond containing molecules, geometrical isomerism around odd number of cumulated, CUMU, geometrical isomerism around odd number of cumulated double bond containing molecules, odd number of cumulated double bond containing molecules, है ना दोस्त, odd number of cumulated double bond containing molecules, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर क्या है, एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, हमने बोला था ये मॉलिक्यूल सिंगल डबल बॉन्ड वाला, अगर आपने ये फंक्शनल ग्रुप या जो C डबल बॉन्ड C, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर A नॉट इक्वल टू B और साइमल्टेनियसली D नॉट इक्वल टू E है, तो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा। कोई बोले कैसे करेगा, कंडीशन क्या है, तो हम बोलेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अरे ये कंडीशन होल्ड करने के साथ साथ हम पूछ रहे हैं sp2 है, तो इसको मान लेते हैं sp(x)py हाइब्रिडाइजेशन है, तो मेरे दोस्त ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा, प्योर pz बहुत प्यारा, ये केमिकल बॉन्डिंग में कई बार बहुत डिटेल में पढ़ाया है,
ये कैसे बनेगा, पीजेड और यहाँ पे पीजेड ओवरलैपिंग से बनेगा, तो इस पाई बॉन्ड का नाम पीजेड पीजेड पाई होगा। पीजेड पीजेड पाई के लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है। तो इसका मतलब इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ये भी sp(x)py होगा। और आप बोलते हो कि दोनों कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेम प्लेन में आएंगे xy प्लेन में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। यही तो पढ़े हो भैया अभी, हमने क्या बोला है, अगर a नॉट इक्वल टू b और d नॉट इक्वल टू e है तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन से भी आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर सेम हाइब्रिडाइजेशन है। बताओ ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ये जानते हो, अभी यही तो पढ़ाया है अभी तक तुम लोगों को, कितना जानते हो। हम तुमसे ये बोलना चाहते हैं, कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करो जल्दी करो, कॉपी जल्दी कॉपी करो। जल्दी कॉपी करिए भैया। कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, a नॉट इक्वल टू b, d नॉट इक्वल टू e होते हैं। और लिख लेना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए जो टर्मिनल्स होते हैं कार्बन के, वो सारे के सारे सेम हाइब्रिडाइज होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन में होना मस्त है ना, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो जानते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। सेम हाइब्रिडाइजेशन भी है दोनों का, सेम प्लेन में है कि नहीं है। हमने इसके बगल में एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, हम ये बोलना चाहते हैं आपको, हम ये बोलना चाहते हैं, सुनो तो, कि ये C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ऐसे A, यहाँ पे B, लिखना नहीं अभी, चुपचाप देख लो, D और E देखो, सिर्फ 3 डबल बॉन्ड आ गए बीच में। फिर हम बोलेंगे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 5 डबल बॉन्ड आ गए बीच में, ABDE लिखा है। ऐसे हम बोलेंगे ऐसे C डबल बॉन्ड 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 C, 7 है ये ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि A नॉट इक्वल टू B एंड D नॉट इक्वल टू E। अगर A और B इक्वल नहीं है, D और E इक्वल नहीं है, तो ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड, ऑड नंबर होने चाहिए। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। उसका प्रूफ इससे दे रहे हैं, बाकी समझ जाओगे। क्योंकि फिर अभी ये बताएंगे कि बीच वाले कार्बन का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है, फिर ऐसा प्रूफ कर दें अगर, तो समझ जाओगे कि ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। सिंगल डबल बॉन्ड वाला हर कोई जान रहा है, समझ रहे हो। ये बता दें आपको, देखिए ऐसे, कोई बोले कैसे, फिर आपको रिजल्ट लिखवा देंगे। ऑड नंबर ही होने चाहिए, लेकिन 1 3 5 7, ठीक है। हम बोलेंगे अच्छा चलो, assuming x axis to be the internuclear axis, इसका मतलब है ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है भैया, sp2। तो sp2 में एक spx मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हाइब्रिडाइज है, sp, तो spx हो गया, ये x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया हमने, ये भी spx हो जाएगा। और ये लास्ट वाला sp2 आएगा, तो अभी एक spx मान लेते हैं, दूसरा वाला आप ही बता रहे हैं क्या होता है। अगर तुमने देखो सामने इधर देखो तुम लोग, एक पी यहाँ पे और आएगा, अभी हमने वो नहीं बताया कौन सा पी है, एक पी यहाँ और आएगा, उसको अभी हमने नहीं बताया। assuming x axis to be the internuclear axis, sp2 है, कोई बोले हमारा मन कर रहा है सर हम इसको py मान लें, है ना, या हमारा मन कर रहा है हम इसको pz मान लें, मान लो ना pz, तुमने मान लिया pz, ठीक, एक तरफ अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर तुमने इसका pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया है, तो प्योर p ऑर्बिटल खाली कौन सा छोड़े रहोगे, py। तो इसका मतलब इसका py ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है, इसका नाम क्या होगा, py पाई नाम होगा इसका। अरे py और py ऑर्बिटल के लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से ये बना होगा दोस्त, py पाई। तो अगर इसका py ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है, तो इसका भी py वाला इसके साथ, क्योंकि सेम ऑर्बिटल py वाला py से ओवरलैप करेगा, तो इसका मतलब है इसका py ऑर्बिटल लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड बनाने में।
और एक्स ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गया, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ होगा पाई बॉन्ड बनाने में? पीजेड आएगा। तो इस वाले पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा? पीजेड पीजेड पाई आएगा? बताओ भैया, क्या इस वाले का नाम आएगा पीजेड और पाई? कोई डाउट अभी तक ऑनलाइन वाले तुम लोगों को? No, sir. नहीं। अच्छा, इस वाले कार्बन पे सुनो तो, इस वाले कार्बन पे क्या आ गया? px ऑर्बिटल आ गया हाइब्रिडाइजेशन में, py ऑर्बिटल लेफ्ट साइड पाई बॉन्ड बनाने में आ गया, pz ऑर्बिटल राइट साइड पाई बॉन्ड बनाने में आ गया। तो जब ये वाला pz है तो इस वाले कार्बन का भी pz यहीं आ गया होगा। जब इस वाले कार्बन का, जहां पे हमारा हैंड है, उसका pz लेफ्ट साइड इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, px कहां पे इन्वॉल्व हो गया? हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये py इसका कहां चला जाएगा? ये पाई बॉन्ड बनाने में आ जाएगा। तो इस पाई बॉन्ड का नाम क्या कहोगे? py पाई बॉन्ड कहोगे ना इसको? py और क्या? पाई। बताओ दोस्त। तो अगर ये py पाई हो गया तो इस कार्बन का भी py ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या, ये भी pz आ गया। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई, दोनों टर्मिनल वाले कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन में हो गए। ये spx एक लाइन में आ जाएगा, रहेगा तो लीनियर ही x ऑर्बिटल। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में दो कार्बन और हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख देंगे एक डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है वे? अरे बीच में वो कार्बन कार्बन है, लेकिन वो सब लीनियर आ गए ना उस लाइन में जुड़ गए, तो कोई मतलब बनता थोड़ी है उनका। नहीं समझ रहे हो भैया? तो उसी लाइन में अगर आ गए तो फिर ये एक तरह से ये वही वाला हो गया, सिंगल डबल बॉन्ड वाला। तो ABDE तो कहोगे इसको, सिंगल डबल बॉन्ड वाला ही तो है। बाकी दोनों कार्बन आ गए। ऐसे किसी भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को लोगे है, तभी ऑड आ जाएगा। ठीक है भैया, प्रूफ हो गया ये कि वो सिंगल बॉन्ड। तो अब लिख लो इसको, जनरलाइज करो इसको, जल्दी करो, जल्दी करिए भैया, जल्दी करो दोस्त। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे, क्यों ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड वाले, वो सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, अगर वही A नॉट इक्वल टू B और D नॉट इक्वल टू A वाली कंडीशन होल्ड कर रही है तो। क्यूमुलेशन का मतलब होता है एक साथ सारे के सारे डबल बॉन्ड लगे हो। बढ़िया साफ साफ लिखा करो, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है ना दोस्त, तो बीच में एक तरह से बीच वाले कार्बन तो लीनियर ही है, तो उनको दिखेगा वो दोनों टर्मिनल वाले कार्बन को पकड़ लो, बाकी सब बीच वाले तो लाइन में ही आ जाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो पाई बॉन्ड के नाम भी लिख लेना, py नाम है उनका, pz नाम है, py नाम है ना दोस्त। ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इतना कॉपी कर लिए? ठीक है, रुके ही हैं, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर लो तो बताएं। ठीक है भैया, देखिए इसे तो हटा दें, ये कर लोगे, ये ठीक। ऑड नंबर लिखिए, हेडिंग लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लिक कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लिक कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले 16 क्वेश्चन लिखवाते हैं, 15 क्वेश्चन, फिर वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में कभी फेल नहीं होगे कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना निकाल पाओ, है ना दोस्त।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको बता दे रहे हैं। 3 मेंबर साइक्लिक, 4 मेंबर साइक्लिक, 5 मेंबर साइक्लिक, 6 मेंबर साइक्लिक, सब में बता दे रहे हैं एक एक करके, ठीक है। जितनी भी वैरायटी हो सकती है, उसके बाद कभी क्वेश्चन मिलेगा तो आप गलत नहीं करोगे, तो उसके लिए हमें पहले बताने तो दो, और हर एक केस करा देंगे तुमको लाइन से कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी ऐसा ना हो कि आप गलत कर लो, ठीक है। लिखिए, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ये मास्क वास्क लगाए रहो भैया, देख रहे हो आजकल तुम समझ नहीं रहा, वैक्सीन तुम लगवा लिया तो क्या। सर वो एक्चुअली मार्क्स लगने से ही सच में फॉग आया था। तो हटा दो, ठीक है हटा दो, फिर हटा। अब चश्मे फॉग आ जाएगा, दिखेगा नहीं, वो चल ऐसे ऐसे करो, हटा दो, बीच बीच में हटा दिया करो। हाँ ऐसे, वो हमेशा ही हटा के बैठा था ऐसे, ऐसे मास्क अब यहाँ पे फंसा के ऐसे रखते हैं, पहनते नहीं है कोई भी। रखो ना, सबकी सेफ्टी वेफ्टी का है, पता नहीं ओमिक्रॉन जो है उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन अब लोग जो भी है फिर भी, और मौसम भी बदल रहा है। वैसे ओमिक्रॉन नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए ऐसे ही तबीयत खराब हो जाएगी, लोग भाई ओमिक्रॉन हो गया हमको, ऐसे सोचेंगे सब। ये तुम लोग ये लगवा रहे हो, इससे फीवर वीवर नहीं आ रहा है क्या? तुमको आया था फीवर? तुमको आया ही नहीं? तुम लोग, अबे तुम लोग को 5-6 लोग पानी वानी भर के तो नहीं लगा दिया उसमें? ऐसा तो नहीं हो गया? तो जरूरी नहीं सर फीवर आए, हाथ में पेन होता है बस। अच्छा ठीक है, अरे हम मजाक कर रहे हैं यार, क्लास में है ना 6-7 लोग, बोल रहे हैं हमें फीवर नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं सबसे, ऐसा तो नहीं पानी भर के लगा दिया और रास्ते भर सोचते हुए जाओगे। उनको आता है, मतलब जो पहले कभी एक्सपोज हो चुके हैं कोविड से, उनको मतलब जिनका थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज होती है उनको फीवर नहीं आता। मतलब जिनको पहले से कोविड हो चुका है उनको अगर वैक्सीन लगी तो उनको बिकॉज पहले भी वो एंटीबॉडीज है। कोई बात नहीं, ठीक है चलता है, पाने दो। जिनको कभी नहीं हुआ। अरे ठीक है, समझ गए भैया, इतना केमिस्ट्री 4 बार वही बोल रहा है, पढ़ा रहे हो क्या? जैसे हम बता रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखिए, ड्रॉ सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ए 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 लाइन से 1 लिखो, 1 2 डाई मिथाइल 1,2 1 फिर कॉमा लगाओ 2 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बी पार्ट लिखो, बी पार्ट सेकंड वाला 2, ए बी मत लिखो, 2 लिखो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, लिखा भैया? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट 3 नंबर 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, 3 है 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है दोस्त, 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1,2 1 के बाद कॉमा जरूर लगाना, नहीं साले 12 लिख के चले जाओ। 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। फिर नेक्स्ट वाला लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। फिर नेक्स्ट वाला 1 3 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 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 1 3 डाई ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। फिर लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 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 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन,
1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अरे हम कुछ बोलते हैं लोग ना, पुराना वाला फिर लिखने लगते हैं, इसलिए एक चीज को कई बार रिपीट कर दे रहे हैं। हो गया दोस्त, कितने हुए? 5 7। चिल्लाता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वाला लिखिए, 8th वाला लिखो। 8th वाला लिखिए 1 2 डायब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। 1 2 डायब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। 1 2 डायब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। हो गया। फिर उसके बाद लिखिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। 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 ठीक है भैया। नेक्स्ट वाला 1 3 1,3 डायब्रोमो साइक्लोपेंटेन। 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन है ना भैया। 1 3 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। फिर लिखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। लिखा भैया? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक, नहीं लिखे? हाँ नेक्स्ट वाला लिखो फिर। नेक्स्ट 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन लिखा। फिर लिखो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 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 ठीक है भैया। फिर अभी 4 क्वेश्चन और है। लिखो 1 3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 3 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। और फिर लिखो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है दोस्त, 2 क्वेश्चन और है। हेक्सेन की हेक्सेन? हेक्सेन, हेक्सेन भैया, हेक्सेन, हेक्सेन बे भाई। ओके। हाँ 2 क्वेश्चन और है। लिखो 1 4 डाई ब्रोमो। 1 4 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। 1 4 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है दोस्त, 1 4 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन लिखा। 1 4 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। लास्ट वाला लिखिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। देखो दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 2 डाई मिथाइल। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन जो होता है, जैसे एल्कीन में एक अनसैचुरेशन होता है, अबे साइक्लोप्रोपेन में भी तो एक अनसैचुरेशन होता है कि नहीं होता? तो मेरे भाई एक बात बताओ, साइक्लोप्रोपेन जो बनाया है, यहाँ पे हम इस डबल बॉन्ड को थोड़ा सा एम्फसाइज, इसको ऐसे लिख दें कि इसको जैसे डबल बॉन्ड होता है, अरे ये डबल बॉन्ड ऐसे लिखते हो, तो इस डबल बॉन्ड की जगह हमने साइकिल बना दी, तो क्या मान सकते हो कि अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो एक काम करो, ऐसे लिखते हैं इसको। देखिए 1 वाला बता रहे हैं, ये H है, ये H है, यहाँ पे लिखते हैं CH3 और यहाँ पे लिखते हैं CH3। ठीक है दोस्त, और ये दोनों एक्चुअली ये साइक्लोप्रोपेन जैसे कॉपी के प्लेन में होता है, और एक एल्कीन होता है तो कॉपी के प्लेन में होता है sp2 हाइब्रिडाइज। तो मान लो ये साइक्लोप्रोपेन कॉपी के प्लेन में है। ये जो दोनों H लिखे हुए हैं, दोनों H, ये दोनों H ऐसे प्लेन के बाहर है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं ये। अबे ये वाला H है तुम्हारी तरफ, ये वाला H है तुम्हारी तरफ, दोनों H ऐसे उठे, साइक्लोप्रोपेन कॉपी के प्लेन में है ऐसे। ये वाला H और ये वाला H का है से बाहर तुम्हारी तरफ। ये मिथाइल क्या है? बोर्ड के पीछे उस तरफ।
दीवार के पीछे खड़ा होगा उसको दोनों मिथाइल दिखेंगे। यहाँ पर कोई खड़ा होगा बोलेगा ये एक एच इधर निकला हुआ है, एक एच इधर निकला हुआ है, ठीक है। तो बोलोगे भैया ये अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन चाहे एल्कीन हो चाहे साइकिल हो, वो कॉपी के प्लेन में है, तो कॉपी के प्लेन के एक तरफ दोनों एच निकले हुए हैं, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड आया हुआ है, या दोनों मिथाइल सिमिलर ग्रुप पीछे जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे? सिस आइसोमर बोलोगे? नहीं बोलोगे। ये क्या हो जाएगा? सिस आइसोमर। अभी रुको, तो मेरे दोस्त अच्छा ये फील कर पा रहे हो कि एच और मिथाइल कहाँ पे है? इसी का ट्रांस आइसोमर बनाना हो तो क्या करोगे? अरे साइक्लोप्रोपेन ऐसे बनाओगे। इसको हम थोड़ा सा बॉन्ड को एम्फसाइज कर देते हैं इंटेंशनली कि तुमको लगे कि ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाला है। सिंगल बॉन्ड है वो, लेकिन ये साइकिल डबल बॉन्ड है ना। और अगर हम H यहाँ पे कर दें और CH3 यहाँ पे कर दें, नहीं समझ रहे हो? तो क्या कर दिया हमने? H यहाँ कर दिया, CH3 यहाँ कर दिया और CH3 यहाँ, क्या ये ट्रांस आइसोमर है? बताओ अच्छा, ट्रांस आइसोमर है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सिस और ट्रांस आइसोमर बना दिए। 1 वाले का बताओ भैया, हो गया सिस और ट्रांस आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ, बताओ दोस्त, सिस आइसोमर कैसे बनाओगे? 1,2 डाइब्रोमो है, क्या है? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, मान लो H और H सेम साइड कर दिया, तो यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये सिस आइसोमर होगा। और दोस्त यहाँ पे अगर H और H सेम साइड कर दिया और अपोजिट कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन, तो ऊपर वाला कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर है। तो किसी साइकिल में कैसे बनाते हैं उसकी ट्रिक देखो, है ना भैया? ये ट्रांस आइसोमर है कि नहीं? और अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे आओगे तो उसमें क्या है? 1,2 डायब्रोमो है। बहुत बढ़िया दोस्त। अभी इसमें पूछना है हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सिस आइसोमर है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है? ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर कब है? जब H और H लगा देते हो और यहाँ पे Br और Br लगा देते हो। और ट्रांस आइसोमर कब होगा? जब H H एंटी कर दो और Br Br में एंटी कर दो। ये ट्रांस आइसोमर है। तो साइकिल को आपने कैसे विजुअलाइज किया है? अनसैचुरेशन के तरीके विजुअलाइज किया है ना भैया? बताओ दोस्त, ये तो करोगे? अनसैचुरेशन के फॉर्म में विजुअलाइज किया है साइकिल को, तो ये समझ गए? अब हम पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लिखा है, इनमें कहां पे किस वाले स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री जानते हो? It may be defined as a real or hypothetical plane which passes through the molecule and divides the molecule into equal halves. यही तो बोलते हैं, बता चुके हैं मेथेन में 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे करके बहुत बताएं। अच्छा, सबसे पहले ट्रांस में आया है कि सिस में है? ये देखो, ये दोनों H कहाँ है? ऐसे प्लेन के बाहर है। तो अगर हम बोले आपसे कि यहाँ पे एक ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे ऐसे, क्या ये POS है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अबाउट H और H मतलब क्या है? ऐसे देखो देखो देखो, ऐसे खड़ा खड़ा, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे ले जाके ऐसे इसके ऊपर ऐसे मिरर गिरा दो, तो इस मिरर के इधर से देखोगे बोलोगे H है और Br है। तुम घूम के इधर पे आओगे बोलोगे भाई यहाँ भी H और Br है, सेम दिख रहा है। फिर इधर आओगे बोलोगे H और Br है। तुम नहीं समझ रहे हो? अबे तो इस प्लेन के लेफ्ट और राइट पे सेम चीज दिख रही है, तो मिरर दिख रहा है एक दूसरे का। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसा रियल या हाइपोथेटिकल प्लेन होता है जो मॉलिक्यूल के बीचों बीच से पास करता है और पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, आधा आधा। जैसे हमको इसे बीच से ऐसे कोई कट कर दे तो हाफ इधर हाफ इधर, है ना? ऐसे ही तुमको भी अगर कोई कट कर दे, ऐसा थोड़ी हम हमें साले बोलोगे, हम ही बोलोगे तुम लोग की, हम ही को काट के भैया हाँ ठीक है। मतलब किसी को भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बीच में एकदम, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें आएगी? सिस में आएगी? इसमें फिर आएगी। लो, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अब लोगों को इसमें लेके बड़ा कंफ्यूजन सी होती है। ये भी तो POS है,
POS है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मॉलिक्यूल के बीचों बीच से पास कर रही है कि नहीं है भैया? बोलो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में इसकी क्या जरूरत पड़ गई? हम इसलिए बता रहे हैं, तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी में खूब प्लेन ऑफ सिमेट्री ही चलेगी, तो तुम उस टाइम आएगा शॉकिंग सा लगेगा। तो हम आपको पहले से तैयार कर रहे हैं इजी मॉलिक्यूल में। समझ में आ रहा है? मिथाइल को लेके किसी के मन में डाउट तो नहीं होगा? डाउट है क्या? अरे CH3 है, CH3 है, कट जाएगा वो दोनों तरफ। क्लियर है? तो POS भी बना लो। बाकी ट्रांस में किसी में होगी क्या? अरे भैया ट्रांस में किसी में, यहाँ पे H है और यहाँ पे मिथाइल है। तुम इधर से देखोगे H, इधर घूम के आओगे बोलोगे मिथाइल। नहीं समझ रहे हो? फिर इधर घूम के जाओगे फिर H। तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बना दूंगे। समझ रहे हो भैया? 3 स्ट्रक्चर हो गए, बनाओ सिस ट्रांस तीनों के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमको बताने देना, अपने मन से मत बनाना। 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। देखिए इधर देखिए, 4th वाला यहाँ बना रहे हैं। साइक्लोब्यूटेन जब भी तुमको स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसे बनाओ। हमारी बात सुनो, ऐसे 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 और ऐसे, काइट पतंग जानते हो, ऐसे टाइप से। 1-2 पोजीशन ऐसे ऐसे बनाना। कहना मानो हमारा, ऐसे ही बनाओगे तो ज्यादा सही है। क्यों ऐसा? उसका रीजन बताएंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल देखने के बाद ही तो ऐसे बना रहे हो, नहीं तुम लोग जैसे बनाते हो डब्बा टाइप से वैसे हम भी बना देते हैं। लेकिन कुछ मतलब है इसका, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली दिखाई दे जाती है। और भी तरीके, और भी कुछ चीजें हैं। तो 1,2 डाइब्रोमो बोला है ना हमने, तो भैया H और H यहाँ पे कर दो, और Br और Br कहाँ कर दो? यहाँ। ये आ जाएगा। सिस आइसोमर आएगा ये? नहीं बताओगे? और मेरे दोस्त एक बात बताओ, किसी का ट्रांस आइसोमर नहीं बनाओगे? क्या आएगा ट्रांस आइसोमर? ऐसे H और H एंटी हो जाएंगे, और इसमें Br और Br भी एंटी हो जाएंगे। इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी में है? अगर है तो कहाँ है, नहीं है तो क्यों नहीं है? कहाँ है फर्स्ट वाले में? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बहुत बढ़िया दोस्त, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली है। तुम लोग विजुअलाइज को नहीं कर पा रहे हो। देखो देखो, देखो हम बता रहे हैं ना। अरे ऐसे 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 ऐसे, है ना? नहीं समझे? ऐसे इसको नीचे ले आओ। ये प्लेन ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हो? थोड़ा इसको नीचे तक लिया जाए। एक ऐसा प्लेन आएगा जो मॉलिक्यूल को कट कर रहा है एकदम तिरछा सा, ऐसे से। समझ में आ रहा है भैया ऑनलाइन वालों तुम लोग को? ये Yes, sir. बोलते ही नहीं है तुम लोग, बहुत देर में बोलते हैं ये लोग। तो इसमें भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS सिस वाले में। तो 1,2 डाइब्रोमो में इसका मतलब ऐसे तिरछा एक प्लेन लेके आओगे जिसके इस साइड और इस साइड सेम चीजें दिख रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो बहुत बढ़िया दोस्त। ट्रांस वाले में है कि नहीं है? नहीं है ना? ऐसे केसेस में तो नहीं आएगी। एक आध जगह हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही हो सकता है उसको अलाउ कर दे। ऐसा ना बोलो कि ट्रांस में कभी नहीं आ सकती। जैसे कि अगले वाले स्ट्रक्चर्स में देखो, नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं आ सकती, आ सकती है। ट्रांस में भी हो सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ गए भैया? कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। 5वां देखिए। 4 समझ में आ गया सबको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। 5th वाला देखो दोस्त, क्या है 5th वाला? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अरे तो इसमें कुछ बड़ी चीज थोड़ी है, सेम वैसे ही तो बनेगा। इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है भैया। अरे Br और Cl आ जाएगा। H कट कर दोगे एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ Br और Cl आ जाएगा। सिस आइसोमर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कोई नहीं। पहले तो तुम्हारा काम है सिस ट्रांस बनाना। हम तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले सिस ट्रांस बना लिया करो। और उसके बाद जब हम पूछे ये सब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये तो सब्सिडरी है।
जरूरत है लेकिन इनकी भी। HH Br और Cl ट्रांस आइसोमर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1,3 डायग्राम। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर देखो। इसको बनाते हैं ऐसे, ये साइक्लोब्यूटेन है और ट्रांस वाले के लिए भी हम ऐसे स्लॉट प्रिपेयर कर दें। ये हो गया 1,3 पोजीशन पे लगाना है ना, तो 1,3 पोजीशन ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? H और H, सिस आइसोमर बनाना है। और यहाँ पे क्या है? Br और Br। बताओ इसमें है कुछ? अरे सिस और ट्रांस तो हमने बना दिया, सिस और ट्रांस। कहीं कुछ दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री? कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यही हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से। प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमने सिस में बता दिया, हम पूछेंगे कितनी है। ट्रांस में है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है, नहीं है तो क्यों नहीं है। कौन बोल रहा है? एक है बे, पूछ रहे हैं हम, पूछ रहे हैं साले। अरे पूछ रहे हैं, ऐसे काहे घबरा जाते हो? हम पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है। तुम्हें तो शॉकिंग था भाई, कुछ कर थोड़ी देंगे यार। बताओ किस वाले में है प्लेन ऑफ सिमेट्री? कहाँ पे है? ऐसे एक वर्टिकल, ये वाली तो बहुत कॉमन है, ये तो कोई भी दिख जाएगा, किसी को भी बोलेगा यार ये तो पीओएस, तो हम अभी बनाते यही तो आ रहे हैं पीओएस। और कहाँ है? नहीं बताओगे? एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सुनो तो फिर। अब नहीं बोलो, अब नहीं बोलो, ठीक है। हाँ ऐसे 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 जाएगा। सुनो तो, ये हाइड्रोजन कहाँ है? हमारा थंब दिख रहा है आप लोगों को? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसको, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। और ये वाला हाइड्रोजन, ये भी तुम्हारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहे हैं दोनों। और ये दोनों ब्रोमीन कहाँ है? अंदर जा रहे हैं। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये ले आए, उसके इधर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे दिखेगा। लेकिन मेरे दोस्त एक अगर ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ले जाओ, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, ये हाथ दिख रहा है ऑनलाइन में तुम लोग, ऐसे 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 ले जाओ, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन आ रहे थे, इन दोनों हाइड्रोजन को लाई करता हुआ चला जाएगा और पीछे जाके दोनों ब्रोमीन को भी पकड़ लेगा। कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, जल्दी बंद करके कॉपी लाओ। ऐसे कैसे समझ गए? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे कॉपी हॉरिजॉन्टल ले चले, है ना दोस्त, ऐसे दिख रहा है ऑनलाइन वालों तुम लोगों को? अबे कॉपी कैसे तुम्हारी मुड़ जा रही ऐसे। तो ये एक्चुअली जो तुम्हारी तरफ हाइड्रोजन आ रहे होंगे उनको भी लाई कर लेगा, दोनों ब्रोमीन को भी लाई कर लेगा। उसके ऊपर क्या दिखेगा तुमको? ट्रायंगल। नीचे क्या दिखेगा? ट्रायंगल। अरे ऐसे आएगा, इसके ऊपर क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, और नीचे ट्रायंगल। तो उसको हम कॉपी इसमें बना नहीं पाएंगे, लेकिन समझ पा रहे हो? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे जाएगा ना, ऐसे। जो दोनों H को, ये दोनों H यहाँ पे है, इधर सुनो, ये दोनों H यहाँ पे है, ये थंब हमारा जो दिख रहा है, और दोनों ब्रोमीन का है पीछे की तरफ। तो ऐसा प्लेन लेके जाओ तो दोनों H को लाई कर जाए, दोनों ब्रोमीन को भी लाई कर ले। नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें? तो कितने लिखोगे? 2 POS है इसमें, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज हैं, 2 POS। तो दूसरे वाले में कोई POS है क्या? अब भी है एक POS। जानते हो कौन सी POS है? यही तो बताना है हमको, थोड़ी देर ध्यान से देखो, सुनो। कोई बोले सर यहाँ पे ब्रोमीन है, ये वाला, ये ब्रोमीन है, बोलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये वाली जो POS थी ये खड़ी, ये तो नहीं आएगी। लेकिन दोस्त जो ये ब्रोमीन है, यहाँ पे एक प्लेन ऐसे लेके जाओ, ये हॉरिजॉन्टल वाला बता रहे थे, ऐसे ले जाओ, जो इस वाले थंब के ब्रोमीन को लाई कर ले, इस वाले हाइड्रोजन को भी लाई कर ले, और प्लेन के पीछे जाएगा तो इस ब्रोमीन इस हाइड्रोजन को लाई कर लेगा। तो जब एटम प्लेन में लाई कर जाते हैं तो वो पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस वैनिश कर जाता है, क्योंकि ये ब्रोमीन एटम प्लेन में लाई कर गया, ये H भी लाई कर गया, ये ब्रोमीन भी, ये H भी, तो ये तो खत्म हो गया एक तरह से, उसी प्लेन में लाई कर गए ना। तो प्लेन में लाई करने वाले को हम थोड़ी देखते हैं, हम तो बोलते हैं प्लेन के लाई करने के बाद जो बचा हुआ है क्या है? एक ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है, एक ट्रायंगल नीचे दिख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी तो आएगी।
नहीं समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों कोई डाउट है इसमें? फिर से बता दें। समझ गए सर। अच्छा, तो हमको लग रहा है ज्यादा देर हम बता रहे हैं इसको। ऑनलाइन वाले बड़े कैजुअल, एकदम समझ में आ रहा है ना सबको? यस Yes, सर। sir. कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो इसमें कितनी पीओएस आएगी? 1। तो देखो ये ट्रांस आइसोमर है, फिर भी इसमें क्या आ गया? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो वो स्ट्रक्चर ऐसा है इसका कि 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ गई। समझ रहे हो? 2 मिनट का टाइम और दे दो, हम सब बता दें। ठीक है भैया? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? 6 क्वेश्चन तक। अब आप लोग जब घर पे ट्राई करोगे, जैसे बहुत लोग ट्राई करते हैं, तो 5 मेंबर के रिंग ऐसे बनाना, जब भी बनाना घर पे, तो इससे क्या होगा ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली दिखेगी। 5 मेंबर की रिंग ऐसे बनाना, ठीक दोस्त? अगर 6 मेंबर की रिंग बनानी होगी तो कैसे बनाओगे? इस तरीके बनाना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली दिख जाएगी। ठीक है? 5 मेंबर में 1 2 पोजीशन ऐसे दिखाना। 5 मेंबर में अगर 1 3 पोजीशन को दिखाना हो तो यहाँ पे और यहाँ पे दिखाना। 6 मेंबर में 1 2 पोजीशन ऐसे दिखाई जाती है, और 6 मेंबर में अगर आप 1 3 पोजीशन दिखाओगे, हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे आएगी। और 6 मेंबर में अगर 1 4 पोजीशन दिखाओगे तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। ठीक है? ऐसे बनाना स्ट्रक्चर। अगर ट्राई करोगे तो, नहीं ट्राई करोगे तो कोई बात नहीं, आओगे 4 बातें सुनाएंगे, फिर बना देंगे हम। ठीक है भैया? हाँ मतलब वही। तो ठीक है, आप लोग अब ब्रेक ले सकते हैं, जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू जाओ दोस्त। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।